आज 9 अगस्त 2020 अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। इसके शुभ अवसर पर यहाँ इस वेबिनार में उपस्थित हर एक देवी और सज्जन को तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आज के इस वार्तालाप में आप सबों को आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस खुशी को इजहार करते हुए मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि आज के इस पुण्य अवसर पर हम लोगों ने टाटा स्टील के जितने भी ऑपरेशन एरियाज हैं वहां पर हम लोगों ने पेड़ लगा कर इसका शुभारंभ किया है और पेड़ों की संख्या 3500 से ऊपर में लगाई गई है और इससे हम अपने प्रकृति का, अपने वातावरण का और साथ ही साथ हमारी सोच का, हमारे दर्शन का लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि इसी के सहारे हमारे पृथ्वी की रक्षा हो सकती है और इसी के सहारे हम मानव जाति भी अपने आप को बचा सकते हैं। आज के इस वेबिनार का विषय है कोविड-19 एंड रेजिलियंस ऑफ द इंडिजिनस पीपल, यानी कोविड-19 और आदिवासियों की का रेजिलियंस यानी कि वापस आने की वो क्षमता, वो सामर्थ्य जिससे हम बहुत बड़े से बड़े संकट को भी सामना करने के बाद फिर से अपने जीवन में वापस आते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वेबिनार को हम शुरुआत करने से पहले चाहेंगे कि हमारे ईश्वर, प्रकृति की सभी आत्माएं, हमारे पूर्वजों के सभी आत्माएं हम लोगों का पथ प्रदर्शन करें। आज के इस वार्तालाप में हम लोगों को सही दिशा दिखाएं और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी आशीष दें। तो इस प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे हो भाषा के उन सभी शिक्षकों को जो कलिंगनगर, जाजपुर, उड़ीसा में लोगों को हो भाषा और वारांचिती लिपि सिखाने का बेड़ा उठा रखे हैं और अपनी कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं हमारे भाषा के शिक्षकों के द्वारा।
धन्यवाद, धन्यवाद इस प्रार्थना को नेतृत्व करने के लिए और हमारे पूर्वजों और प्रकृति की आत्माओं को यहाँ बुलाने के लिए, हमारे इस वार्तालाप को सफल बनाने के लिए आशीष मांगे। अब हम लोग आज के मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप सबों को बताया कि आज के इस वेबिनार का विषय है कोविड-19 एंड रेजिलियंस ऑफ द इंडिजिनस पीपल्स। इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ दो ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनसे आदिवासियों के हित में ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं जो कि बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने की, अपनी पहचान को गर्व के साथ अनुभव करने की, अपनी भाषा को और अपनी लिपि को सीखने और सिखाने की, और साथ ही साथ आदिवासी फिलॉसफी को समझने और अपने जीवन में अनुपालन करने की प्रेरणा देती। आज के हमारे जो वक्ता हैं वे अपनी विचार आप लोगों के सामने रखेंगे, और अपने विचारों को जब वे रखेंगे, यदि आपके दिमाग में कोई ऐसी बात समझ में नहीं आती है या आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या आप अपनी कोई ऐसी अनुशंसा, ऐसी शंका हो जिसका आप पर्दा हटाना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में जाकर के उस सवाल को टाइप कर दीजिएगा। टाइप कर देने के बाद उस सवाल को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे और हमारे वक्ताओं के सामने उसको रखेंगे, और उस विषय पर फिर हमारे वक्ता आपके सवालों का जवाब। तो मैं आगे बढ़ते हुए आज के हमारे पहले वक्ता श्री नरेश देवगम उसको आमंत्रित करता हूं। श्री नरेश देवगम चाईबासा यानी पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के निवासी हैं। वहां उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के बाद रांची यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, और अपने जीवन उन्होंने आदिवासी समाज के हित के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो काबिले तारीफ है। कुछ ऐसे भी काम हैं जिनके लिए उनका सोच अटल है, और ये सोच आदिवासी परंपराओं और आदिवासी दर्शन से एकदम सटीक बैठता है। आज के दिन में नरेश आदिवासी हो समाज महासभा के उपाध्यक्ष, और इस उपाध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में हो भाषा और हो भाषा की वारांकित लिपि को फैलाने, सिखाने और समझने में अपना योगदान निस्वार्थ भाव से करने का निर्णय लिया है और करते आ रहे हैं। आज इनके द्वारा संचालित जो भाषा की शिक्षा दी जाती है उसमें करीब 10 से 12 हजार स्टूडेंट्स हर साल इस भाषा और इस लिपि की शिक्षा लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और साथ ही साथ अपनी भाषा में अपने विचारों को लिख करके, बोल करके दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस काम के साथ साथ उन्होंने आदिवासी समाज के उन सभी सोच को दूसरों तक पहुंचाने का भी बीड़ा उठाया है, जिसके कारण आज तक आदिवासी समाज अपनी राह पर चलता आ रहा है
भले ही में हो, लेकिन उस रूप को और सजाने संवारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ज्यादा और विलंब न करते हुए श्री नरेश देवगम जी को आमंत्रित करता हूं अपने विचारों को हमारे बीच में रखने के लिए। तो आपके सामने बोलने के लिए आ रहे हैं श्री नरेश देवगम, आदिवासी हो समाज महासभा चाईबासा। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं कोल्हान की धरती से आप सभी को झारखंडी जोहार करता हूं। विश्व के सभी भाई बहनों एवं विश्व दिवस की इस मेरी ओर से शुभकामनाएं और हार्दिक जोहार। आज विश्व के आदिवासियों को फिर से आत्मंथन करने की आवश्यकता पड़ गई है। हम विज्ञान की युग में जी रहे हैं और विज्ञान अपना चरम सीमा पर, प्रगति के चरम सीमा पर पहुंच गई है, किंतु आदिवासियों की स्थिति आज क्या है? विज्ञान ने प्रकृति को नियंत्रण करने की कोशिश एक मानव भूल है। आप कोरोना वायरस कोविड-19 मानव शक्ति और प्राकृतिक शक्ति के बीच एक शक्ति परीक्षण नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के समक्ष विज्ञान विफल साबित हो रहा है। कोरोना वायरस कोल्हान क्षेत्रों में प्रभावी नहीं हुआ। आदिवासियों में इम्यूनिटी पावर की वजहों से अपना प्रभाव नहीं दिखा। कैसे जीते हैं आदिवासी और जीवन शैली उनका अन्य से अलग है। आदिवासी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की आदत पूर्व से ही बरकरार है। कैसे? आप जानते हैं कि आदिवासी संस्कृति के अनुसार सबसे पहले जब भी मेहमान आते हैं तो वह दामुता देते हैं, मैंने एक लोटा में पानी देकर के हर आगंतुक और अपने संबंधियों को पानी देते हैं। ये अपने आप में पूरा विश्व में बहुत अच्छा है। और ये सोचा जाए तो ये कोरोना वायरस का आगाज मेरे ख्याल से हमारे पुरखों को पूर्व के कालों में ही पता चल गया था, सदियों में ही पता चल गया था। और ऐसे वर्षों से हमारे पुरखों ने पहले भी लड़ चुके हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और इसीलिए उन्होंने हमारे समाज में एक संस्कृति डेवलप की और उस संस्कृति के आधार पर जब भी कोई संबंधी या आगंतुक या मेहमान घर में आते हैं तो सबसे पहले लोटा पानी दे करके ही उसका स्वागत किया जाता है। उसके बाद उनको जोहार किया जाता है, हाथ जोड़ करके जोहार किया जाता है। अंग्रेजों ने शेक हैंड्स दिया, उसका आदिवासियों ने जोहार कहा। और इस जोहार के अतिरिक्त ही जब भी सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता होती है, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजनों में, कार्यक्रमों में जब बहुत लोग एक साथ आते हैं तो सभी मेहमानों को, जिन्हें हम बाला बुंदू कहते हैं, उन बाला बुंदुओं को सबसे पहले हल्दी के पानी से धुलाया जाता है। दोनों पैर, दोनों हाथ, हास्य विवाद के बीच उन्हें धुलाया जाता है एक एक करके। और उनके पैरों में हल्दी का लेप लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है, फिर हल्दी पानी से उनको साफ किया जाता है और उनके हाथों और पैरों को पोंछ लिया जाता है। इससे प्रत्येक आदमी, प्रत्येक आगंतुक जो हमारे मेहमान के रूप में आए हैं वो स्वच्छ हो जाते हैं। और ये जितनी भी संख्या में हो, हर किसी के साथ ये होता है। और इसी के साथ मनोविनोद पूर्व बहुत सारे उसमें हास्य परिहाद होते हुए इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। तो आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से त्रस्त है और सोशल डिस्टेंसिंग का आगाज किया जा रहा है कि आप इसी तकनीकी कार्य से नरेश देवगम का वीडियो हो गया है, उसकी आवाज नहीं आ रही। हम थोड़ा शांत रहें और टेक्नोलॉजी को फिर से वापस आने का इंतजार करें। धन्यवाद। नरेश देवगम हम लोगों को बता रहे थे कि हमारी संस्कृति, जब कोई मेहमान आते हैं घर में तो संस्कृति
समय में उस संस्कृति के हिसाब से हम सभी मेहमानों के पांव धोते हैं। हल्दी पानी के साथ धोते हैं। हल्दी एक ऐसा चीज है जो कि हम लोगों को बीमारियों से दूर रखता है। के साथ दूध पिए तो हम लोगों को पता है कि ये ऐसी दवाई का काम करता है कि बहुत सारी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे थे कि हम मेहमानों को हल्दी पानी से केवल पाँव नहीं धोते, बल्कि सरसों के तेल से उसका लेपन भी करते हैं। और इस लेपन के द्वारा बहुत सुकून लोगों को मिलता है और वे शांति के साथ बैठ करके अपने मेहमानों के साथ बातचीत कर सकते हैं और उनके साथ अपने अनुभवों को, अपने जीवन की घटनाओं को शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जब तक कि नरेश फिर से वापस लॉगिन ना हो जाते हैं, हम लोग इन्हीं सब बातों को अपने विचार में लाते रहेंगे। हमारी परंपरा, हमारे जीने का ढंग हमेशा हम लोगों को यह सिखाया है, जिसके बारे में नरेश अपनी बात रख रहे थे, कि प्रकृति हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज। आदिवासी धारणा यह है कि यदि प्रकृति है तो हम हैं। हम रहें या ना रहें, प्रकृति हमेशा रहेगी। यदि हमको जीना है, खुश रहना है, तो प्रकृति का संरक्षण अत्यंत जरूरी है। और इस प्रकृति को बचाए रखने के लिए आदिवासियों के बीच में कुछ ऐसी परंपराएं हैं, ऐसे दस्तूर हैं, जिससे प्रकृति को हानि कम से कम होती है। क्योंकि आदिवासी जानते हैं कि प्रकृति यदि हमारे साथ नहीं है तो ना हमें हवा मिलेगा, ना पानी मिलेगा और ना ही खाने को हम लोगों को कुछ मिलेगा। प्रकृति से ही ये सब चीजें हम लोगों को मिलती हैं। और प्रकृति को हमें कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रकृति हमें नियंत्रित करती है। आज के इस युग में जब विज्ञान हर तरह से कोशिश कर रहा है कि हम प्रकृति को कैसे नियंत्रित करें, हमें याद होगा 2012 में जब चीन में ओलंपिक आयोजित हुआ था, वहां बारिश नहीं होने के लिए उन्होंने विज्ञान का उपयोग किया था। लेकिन ये क्षण भर के लिए प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि हम लोग अपने आप को बाद में उसकी जो भी संकट लाने की स्थिति आती है, उससे बचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। आज हमारे बीच में हमारी दूसरी वक्ता मीनाक्षी मुंडा, डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा, वे भी आ गई हैं और मैं उनका इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा खूंटी जिले की रहने वाली है, खूंटी जिले से आती हैं। उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी में स्नातक की उपाधि के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी, एमफिल और पीएचडी करने का बीड़ा उठाया और दोनों जगहों में, दोनों
दोनों स्टेजेस पे मीनाक्षी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखी। शुरू हो गया इमीडिएटली। और इस पढ़ाई के दरमियान ये उसके चेहरे में, उसके कार्यकलापों में ये झलक करके आता है कि उनका लगाव अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, आदिवासियत, इससे उसका जो लगाव है वो अडिग है, अभिन्न है। और इस भावना को आगे लेते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ उसको अपने पेशे में भी लगाया। बहुत जगहों में, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में उन्होंने एज गेस्ट लेक्चरर काम किया और आज के दिन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची में लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं। ये एक आदिवासी यूथ नेटवर्क एशिया प्लेटफॉर्म उसकी प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ अपने कामों को आगे बढ़ाते हुए वे पोस्ट डॉक्टरल डिग्री रांची यूनिवर्सिटी से उन्होंने चालू रखा है। अपनी पढ़ाई और अपने कामों को सही तरीके से कर सकने के लिए अपने आप को प्रेरित करती आई हैं। आज वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आज वो जो वक्तव्य हमारे बीच में रखेंगी वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा, फायदेमंद। हाँ, मीनाक्षी मुंडा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने विचारों को हमारे बीच में रखें। आपका हार्दिक स्वागत है और हम लोगों को आगे ले जाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। मुझे सुन सक रहे हैं आप? हाँ, हम सुन हेलो? सकते हैं, आप सुन रहे हैं। अब बोलिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जीरन जी, आपने जो परिचय दिया मैं सुन पा रही थी, लेकिन मैं देख नहीं पा हाँ, रही हम थी। आपको सुन सकते हैं, हम सुन सक पा रहे हैं। अच्छा, पूरी टीम को सबसे पहले वर्ल्ड आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोहार। ये मनोकामना है कि इस कठिन समय में हम इस समय को पार कर सकें। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग जैसे आज इस दिन को सेलिब्रेट करते आए थे, ये बिल्कुल अलग तरह से आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं थ्रू वेबिनार। बहरहाल ये वक्त है, गुजर जाएगा। मुझे में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर कहना चाहिए एक रिसर्च स्कॉलर किस तरह से इसे देखता है, किस तरह से इस पे काम किया, क्या किया, किस तरह का व्यू है। अभी जब से कोरोना शुरू हुआ, मैं शांति से देख ही रही थी कि कितने रिसर्च स्कॉलर, मेरे सीनियर्स, मेरे गुरु, मेरे टीचर्स एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे थे ऑल ओवर वर्ल्ड। सभी जगह इस बातों की चर्चा हो रही थी। इस पे दो तरह की बातें होती हैं कि आप अगर खुद एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और आप अगर खुद अपने समुदाय के बारे में आप पढ़ते हैं, तो यहाँ दो तरह की सोच होती है कि आप समाज को किस तरह से देखते हैं, आप सामाजिक परिस्थितियों को किस तरह से देखते हैं, और एक दूसरी कम्युनिटी से अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो किस तरह, उनका अनुभव किस तरह का होता है, वो किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, वो सामाजिक परिस्थितियों को कैसे देखता है। शुरुआती दिनों में जब फरवरी के आसपास में, जनवरी में तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था, हम लोग सिर्फ न्यूज़ से देख रहे थे कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे। तो स्पेसिफिकली हम लोग चाइना की तरफ ही ज़्यादा फोकस्ड थे। हर दिन न्यूज़ को देखते थे,
डेटा देखते थे। इनफैक्ट हम लोग लोगों को नहीं देखते थे, हम लोग डेटा देखते थे कि कैसे ऊपर जा रहा है ग्राफ, और सोचते रहते थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ से इस कंट्री से लेके दूसरी कंट्री तक चला गया, अब यहाँ आएगा तब फिर हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा, क्या हमारे यहाँ भी लोग ऐसी सड़कों पर मरते हुए मिलेंगे। इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से हम घिर गए थे। और एक कहना चाहिए जाने अनजाने डिप्रेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। उसके बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू होने के बाद में आपको सोशल मीडिया कुछ और दिखाता है, आपको यथार्थ कुछ और दिखाता है, इन रियलिटीज कुछ और होती है। तो यहाँ अगर स्पेसिफिकली हम कम्युनिटीज की बात करते हैं तो हम दूर से सोचते रहते थे कि उनका क्या हो रहा होगा, जिनके पास में एक फिक्स सैलरी जिनको नहीं है, जो डेली वेज पे अपना काम करते हैं। हम न्यूज़ पे देख रहे थे कि लोग सड़कों के माध्यम से कैसे वापस पैदल घर आ रहे हैं। तब ये पता चलता था कि कितने सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करके बाहर जा चुके हैं, जो कि आज तक कभी ये डेटा मोटा मोटी तौर पे कहना चाहिए कि कभी एग्जैक्ट डेटा हमारे हाथ में नहीं था, किसी के अभी हाथ में नहीं था कि कितने लोग यहाँ से चले गए और क्यों चले गए। सवाल तो ये उठता है कि क्यों चले गए। जब कहते हैं कि झारखंड सबसे मिनरल रिच स्टेट है, ये सब होने के बावजूद यहाँ से लोग बाहर क्यों गए, ठीक है। उसके बाद सवाल आया कि जो यहाँ आ रहे हैं उनका क्या होगा, उन कैसे सस्टेन करेंगे। आज तक बात यह है कि अगर ट्राइबल कम्युनिटीज की अगर हम बात करते हैं तो पुराने दिनों की अगर हम बात करें तो एक सेल्फ सस्टेन सोसाइटी के रूप में हम लोग देखते आए हैं। बहुत इस पर्टिकुलर वर्ड पे हम बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि एक कम्युनिटी ऐसा भी हुआ करता था कि किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ हम 2-3 चीज़ों के लिए मार्केट जाएंगे और बस उन्हीं सब चीज़ों से लेकर के हम खुश रहेंगे, और हमारी लाइफ या फिर हमारे पास इतना सब कुछ हमारे घर आंगन में ही मौजूद है और किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन टाइम के साथ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, डेवलपमेंटल हंगर शुरू हो गया, हम नेशन बिल्डिंग के नाम पे जब जंगलों को देखने लग गए, रिसोर्स को देखने लग गए, खदानों की तरफ हम आगे बढ़ने लग गए, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी पीछे हटता चला गया और अंदर चला गया, या फिर कहना चाहिए कि अपना जो एक इनकम जनरेशन था या फिर अपना सस्टेनेबिलिटी का जो स्टाइल था उससे बहुत दूर हटते चले गए। और फिर एक नए जगह में एक्सपेरिमेंट करना, खोजना अपने आप को, एक चुनौती, और उस तरह की लाइफस्टाइल में अपने आप को सस्टेन करना, जिंदा रहना पेट के लिए, सीधी तौर पे अगर हम कहते हैं, तो इसकी तलाश में लोग बाहर निकलते चले गए। और अब जब वापस लौटे तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम कैसे यहाँ पे जिंदा कैसे रहेंगे। पहले कैसे जिंदा थे, अपने अगर स्टडीज को देखते हैं कि इससे भी ये कोविड-19 एक अलग तरह का पैंडेमिक है, ये अलग तरह की अलग एक्सपीरियंस है हमारे लिए। लेकिन इससे पहले 100 ईयर्स बैक एक दूसरा हम लोग एक और ऐसा काल देखे जहाँ पर भी काफी लोगों ने जान गंवाई। उस समय कैसे सस्टेन किए लोग, क्या किए थे, उनका कल्चरल रिस्पॉन्स कैसा था, एक कम्युनिटी का कल्चरल रिस्पॉन्स कैसा था। तो ये सब को अगर हम ट्रेस बैक करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फोकलोर्स में, माइथोलॉजीज में, मिथ्स में अब ये सब को हम देख सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है, उससे शुरू करना चाहूँगी। जैसे सुसुबंगा की कहानी है मुंडारी में मुंडाओं में। इसमें बात इस कहानी की है जहाँ पे एनवायरनमेंट को किस तरह से परसीव करते हैं, तो कम्युनिटी एनवायरनमेंट को, प्रकृति को कैसे देखता है या फिर उसका दोहन कैसे करता है, उसके बारे में क्या सोच रखता है डायरेक्टली। आज से 100 ईयर्स बैक, मोर देन 100 ईयर्स की कहानी है ये।
उस समय क्या कहना है कि जब असुर लोहा गलाया करते थे तो सुसुबुंगा जो हमारे आराध्य हैं उन्होंने दूसरे रूप में आकर के समुदाय के लोगों को समझाया, असुरों को समझाया कि आप अगर दिन में लोहा गलाते हो तो रात में आप बंद करो, और अगर रात में लोहा गलाते हो तो दिन में बंद करो, क्योंकि वातावरण गर्म हो रहा है। तो आज का जो हम क्लाइमेट चेंज को अगर हम देखते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो स्टोरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है कि आज से हम 1000 ईयर्स बैक भी हम ये जानते थे कि अगर हम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा दोहन करेंगे तो उसका रिवर्स बैक होगा, और वो आज हम देखते हैं इस सब चीज़ों को। तो कम्युनिटी में ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि लोग जानते हैं, उनका एक ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है जो आज हम उस सब चीज़ों को अगर पीछे मुड़ करके देखते हैं तो लगता है कि इस बारे में इसके बाद इन सब बारों के बात को हम बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन हम शायद इसको कभी आत्मसात नहीं कर पाए, कभी इन सब चीज़ों को उतना वैल्यू नहीं दे पाए, क्योंकि ये कहीं पे कोटेड नहीं है या फिर कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, किसी ने इसका रेफरेंस नहीं लिया, तो ये वैल्यू लोडेड वर्ड्स जो है उस पर कहीं नहीं एडेड हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों को उतना तवज्जो नहीं दिए, कहना चाहिए। ऐसे ही एक रिस्पॉन्स हम कहना चाहिए, जब सुनामी आया था तो फिर अंडमान निकोबारीज जो वहाँ के जितने ट्राइब्स थे वो कैसे सरवाइव किए, क्योंकि उन्होंने नेचर को पढ़ना सीखा, वो एक नेचर के हर एक मूव को जानते थे, और ये नॉलेज आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी ऊपर है, जो बिना किसी गैजेट आपको बता सकता है, बस नीचे से आप चिड़िए से या फिर पेड़ों की हवाओं से, पत्तों से, चींटियों से जो दिखाता है, जो बताता है कि चींटियां अगर अंडे लेकर के कहीं दूर जा रही हैं तो वो एक सिग्निफाई करता है कि आपका कुछ यहाँ पे जोरदार बारिश होने वाली है। तो बहुत ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें ट्राइबल कम्युनिटीज में होती हैं जिसको हम लोग ओवरलुक कर देते हैं। तो ऐसा ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिस्पांस भी, छोटा छोटा एक रिस्पांस है, जैसे अरुणाचल के पुरोइक एक ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ रहती है, पुरोइक नाम की, और ये शेपा डिस्ट्रिक्ट से करीब 90 to 100 किलोमीटर आगे है, तो ना हिली एरिया है। वहाँ पे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हमारी जो प्रोफेसर हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर स्टडी के लिए लेकर के गए थे, फील्ड स्टडी के लिए लेकर के गए थे। तो वहाँ बोला गया कि पहाड़ी पे बहुत कुछ नहीं मिलेगा आपको, दुकानें नहीं मिलेंगी, तो आपकी जितनी ज़रूरतें हैं, आप शहरों में रहते हैं तो आपकी ज़रूरतें बड़ी होंगी, तो इसलिए उनको बोला गया कि आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं जो आपको लगता है कि वहाँ पे नहीं मिलेंगी, तो आप उन सब चीज़ों को खरीद लें और लेकर के जाएं नीचे से ही। तो जब ये परचेज करने लगे तो उनको लगा कि लाइव स्टॉक तो हमारे पास होना चाहिए, तो कुछ लाइव चिकन, जिंदा मुर्गियों को, वो मुर्गों को खरीद करके वो ले जाना चाह रहे थे। तो फिर उसी में से एक वहाँ के जो लोकल की इंफॉर्मेंट था उसने बोला कि नहीं, आप ये नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे इनका अपना एक नॉलेज सिस्टम है, जो कल्चरल प्रैक्टिस, कस्टमरी प्रैक्टिस है, वो इसको नहीं अलाउ नहीं करता है कि आप लाइव कुछ भी लेकर के जाए जीव जंतुओं को। तो फिर ये जानना चाहें कि ऐसा क्यों है। तो ये अभी की प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत पहले हजारों साल से इस तरह की प्रैक्टिस उन्होंने बना के रखी थी। तो फिर वो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं लेके जाना चाह रहे, ले जाने दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि ये जो लाइव चिकन है वो कुछ बीमारी लेकर के जाए इस पहाड़ी से उस पहाड़ी। तो ये बहुत अद्भुत अनुभव था कि आज से कितने हजारों साल पहले वहाँ के लोगों को पता था कि बीमारी कैसे ट्रांसमिट होती है यहाँ से वहाँ। तो उन्होंने एक नियम बना दिया था, उन्होंने उसको कस्टमरी प्रैक्टिस में ही उसको इन्वॉल्व कर लिया था, और वो नियम कानून उन्होंने बना करके रखा था कि आपको क्या डूज एंड डोंट्स हैं।
आप अंडे ले जा सकते थे, लेकिन लाइव मुर्गियों को नहीं ले जा सकते थे। तो एक अलग तरह का एक प्रैक्टिस था। आज भी अगर हम इस तरफ देखेंगे, जब सब कुछ शट डाउन होने लग गया, जब लॉकडाउन की बात होने लग गई, तो गाँव में बहुत लोग पजल्ड थे कि कैसे होगा। तो आपने बहुत एक पॉपुलर एक पिक्चर देखा होगा कि जहाँ पे एक महिला, छत्तीसगढ़, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का पिक्चर था, वहाँ पे एक महिला ने साल लीफ से अपने मुंह पे मास्क बनाया हुआ था, माउथ कवर के लिए। तो ये इनका अपना ट्राइबल रिस्पॉन्स, इंडिजिनस रिस्पॉन्स कह सकते हैं। क्योंकि एक मैं जानना चाहे कि ऐसा क्यों, कपड़े से क्यों नहीं, या फिर दूसरा अभी मार्केट में मिलता है तो वो क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अभी से नहीं, कितने दिनों से ये प्लास्टिक से परेशान हैं, और ये परेशानी और भी बढ़ जाएगी अगर हम फिर से कुछ मास्क ऐसे प्लास्टिक के या फिर ऐसे कोई जो डिस्पोज नहीं हो सकता है, इस तरह की चीज़ों को लेकर के आएंगे। तो कपड़ा या तो साल लीफ भी बुरा नहीं है और आराम से मिल भी जाएगा और यहीं पे हम कर सकते। तो ये रिस्पॉन्स होता है कि आप कम्युनिटी किस तरह से देखता है। उनका अपना ऑल्टरेशन था उसमें, उनका अपना रिस्पॉन्स था। और जैसे एरियाज को सील करने की बात है, जो मतलब जब गांव में देखा गया कि लोगों ने अपने अपने गांव को सील करना शुरू कर दिया, तो ये अपने लेवल के समझदारी वहाँ पे देखी गई। और देखिएगा कि शहरों में लोग जहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, कहना चाहिए, अलग बात है वो किस तरह के पढ़े लिखे, लेकिन अगर गांव में देखा जाए कि जहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के मतलब मायने उन्होंने बहुत अच्छे से समझे, और उनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ऑलरेडी उनके कल्चरल प्रैक्टिस में था कि अगर कुछ बीमारी होती है तो आपको यहाँ से इस गांव से उस गांव या फिर इस टोले से उस टोले भी नहीं जाना है। ये उनका अपना अंडरस्टैंडिंग था। ये आज के समय में ये उभर के आया, ऐसी बात नहीं है। थोड़े दिन पहले ही जब हैजा फैल गया था, महामारी जो हैजा फैल गया था, तो उस समय भी पता चला कि कुछ कम्युनिटी अपने आप को बिल्कुल गांव में लॉक कर ले रहे हैं। और ये कैसे पता चला कि लॉक कर रहे हैं, आज की बात नहीं है, आज काफ़ी साल की पहले की बात है। तो वहाँ कैसे पता चला इस बारे में कि उस गांव में कुछ महामारी फैली है, तो वहाँ के लोग जब देखने लगे कि उस पर्टिकुलर गांव के लोग बाजार नहीं आ रहे, तब लोगों को लगा कि अच्छा कुछ तो बात है जो हाँ, जिसकी वजह से उस गांव के लोग किसी भी बाजार में महीने के 4 दिन में किसी में भी वो नहीं आए। तो उनका अपना समझदारी होता है कि किसी ना किसी माध्यम से अपने आप को उस एरिया तक ही रोक लेना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बहुत अद्भुत होती है। आप अपने आप को अंडरस्टिमेट भी नहीं करते हैं, आप अपने आप को ओवर स्मार्ट भी नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ एक बैलेंस्ड वे में आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो हम अपने आप को कंट्रोल करके रखें, और ये पूरे ह्यूमन काइंड की भलाई के लिए है। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत कुछ देखने को मिलती हैं। और ऐसे एक और एग्जाम्पल देखा, जो कि करीब 19th सेंचुरी अराउंड में सादिया एक विलेज है असम में, और वो नॉर्दर्न बैंक ऑफ आसाम कहना चाहिए, वहाँ पे हुआ करता था। तो वो क्या करते थे कि गांव के नीचे जाकर के लोगों को देखते थे, और मतलब अपनी ज़रूरतों के सामान को वो नीचे तराई में जाकर के वहाँ से सामान खरीदते थे, और फिर वो वापस ऊपर लेकर के वो चले जाते थे। तो वहाँ पर भी एक हाउस या फिर एरिया सील करने की जो बात है, वहाँ पर भी देखने को मिली कि जब वहाँ बीमारी फैली तो लोगों ने अपने आप को वहाँ पे सील कर लिया था काफ़ी दिन तक, जब तक वो ठीक नहीं हुए और अपने सारे ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन के माध्यम से ही ठीक हुए। आज भी इस समय में हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात रखते हैं यहाँ पे। तो इम्यूनिटी सिस्टम आप
कहाँ से कैसे करेंगे? तो आप फिर अगेन यू आर लुकिंग बैक टू द कम्युनिटीज विच आर वेरी रिच, जो कि अपने फूड सिस्टम को लेकर के बहुत पॉपुलर है, जिनका फूड बहुत रिच कहना चाहिए, उनके पास में ऐसे मेडिसिनल हर्बल नॉलेज है, जिसको भी आज हम ओवरलुक करते हैं। तो जैसे मुनगा है, बहुत एकदम कहना चाहिए बिल्कुल बेसिक नॉलेज में अगर हम कहेंगे तो मुनगा एक सेंटर में रहता है ट्राइबल फूड चेन में। और जब उसकी पढ़ाई हुई तो अफ्रीका में पाया गया कि ये सबसे ज़्यादा पौष्टिक खानों में से एक है। अगर इसी को अगर हम लोग डेली फूड में अगर हम इंक्लूड करते हैं तो कहना चाहिए कि बहुत कुछ न्यूट्रिशन बैलेंस इससे हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह के नहीं भी तो 25, 30, 50 तरह के खाने ऐसे हैं जो इम्यून सिस्टम को कम्युनिटी इस चीज को प्रिजर्व किए हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज एक दूसरा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो न्यूट्रिशन को कहता है कि आप ये चीज को लो, इन सब चीजों को खाओ, एक साइंटिफिक नेम के साथ बोला जाता है। इवन गवर्नमेंट पैकेट्स प्रोवाइड करती हैं। मैं इस समय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ। लोग अपने आप को बहुत पागल मानते हैं कि ऐसा क्या है हमारे खाने में जो अगर नहीं खाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारे रिस्पॉन्स है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज गांव वालों ने खुद अपने लेवल पे लेकर के रखी। आज के समय में भी लोग बातें करते हैं जैसे कि कब खत्म होगा। अब कोरोना का आज हम कहते हैं कि एक तरह से हम लोगों ने ये बात किया कि इनका रिस्पॉन्स एक कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या क्या है, लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह का रहता था, कम्युनिटी कैसे रिस्पॉन्स करती थी, या फिर आज के समय में एक तरफ हम अगर कहें कि मॉडर्न सोसाइटी या फिर शहरों में जो रह रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली, उनका किस तरह का रिस्पॉन्स है, लॉकडाउन को वो कैसे परसीव कर रहे हैं। तो अगर इसको हम हायरार्की में डिवाइड करें कि एक लोअर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल डेली वेज पे डिपेंड करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक फिक्स सैलरी है, जो आराम से मेरा बोलना पता नहीं कितना अच्छा रहेगा, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ इस बात को, जो कि अपने घर पे हैं सुरक्षित। ऐसे भी कहा भी जा रहा है कि आप अपने घरों पे रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन एक ऐसे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जो कि घर पे रह के नहीं कुछ कर सकता है, जिसको अपना चूल्हा जलाने के लिए बाहर निकलने की ज़रूरत है। हालांकि राशन दिया जा रहा है, लेकिन और भी ज़रूरतें हैं जिसके लिए उनको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आज एक बहुत बड़ा डिस्कशन आता है कि आदिवासी सोसाइटी बहुत तकलीफ में है, इस तरह की बातें। अब आदिवासी कहते हैं तो उसमें भी अलग अलग तरह के आदिवासी होते हैं। कुछ सेटल लाइफ में है, कुछ नोमैडिक लाइफ में है। जो नोमैडिक लाइफ में रहते हैं, जैसे नट हो गया, एंटरटेनर हो गए, स्नेक चार्मर हो गए, बंजारा हो गए, तो ऐसे कम्युनिटी एक जगह पे फिक्स नहीं रह सकते। उनका वो कल्चर ही नहीं उनको अलाउ करता है इस तरह से एक जगह फिक्स रहना, लेकिन उसको अभी बोला जा रहा है तो वो कर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी जिनको आप एक जगह बांध करके रख रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे कल्चर को या फिर साइकोलॉजी को बिल्कुल पढ़ने की और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सोसाइटी को जब भी हम पढ़ते हैं उनका कल्चरल रिस्पॉन्स को भी हम देखते हैं, उनका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भी हम देखते हैं कि उनका मानसिक प्रभाव, इन सब बातों का मानसिक प्रभाव उन पर कैसा होगा। तो अभी क्योंकि सब कुछ बंद है तो सारा सब कुछ सेकेंडरी ही हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। एक ऐसे नोमैडिक फैमिली के ही लोग हैं, उनसे मेरी बात से ही फोन पे मैंने बात किया कि आप कैसे अपना कहाँ पर रुके हुए हैं, क्या कर रहे हैं आज के समय में,
क्योंकि जो सेटल लाइफ में है, एग्रीकल्चरल लाइफ में है, प्रैक्टिस करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं शांति से। अपने अभी खेती बाड़ी का समय है, आराम से खेती किया, उसके अपने अपने घरों पे जैसा उनके लिए नॉर्मल है। उनसे जब बात किया तो बोले कि हमारे लिए तो ये नॉर्मल है, बस बाजार नहीं खुल रहा है, यही बात है, बाकी कुछ और हमें बदलाव नहीं लगता है। हाँ, जब हम किसी एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो कहीं पकड़े जाते हैं, तो फिर हमें क्वारंटाइन करने के लिए बोला जाता है, उन्हें पकड़ करके ले जाते हैं। वो समझते नहीं है कि यहाँ से हमारा खेत इस दायरे से दूसरे दायरे में भी हो सकता है। वो बात नहीं समझते, दूसरा लैंग्वेज नहीं समझते हैं, तो ये सब अलग एक परेशानी होती है। तो यहाँ जब जो नोमैडिक लाइफ व्यतीत करते हैं, उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं हमें तो लग रहा है कि एक जेल में बंद कर दिया गया है, हम क्या करें। तो कभी कभी लगता है कि हमें तो लगता है कि हम सुसाइड कर लें। तो इतनी बड़ी बात तो उसने कही कि अपने आप को एक बांधना, मतलब ऐसी लाइफ से तो बेटर है कि हम यहाँ नहीं रहते हैं, इतनी बड़ी बात उसने बोली। तो फिर बातों में मैंने यही बोला कि अभी शायद ये थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। तो फिर उनमें उनके जो पिताजी थे वो कहते कि नहीं, ऐसी बीमारियां, ऐसी चीजें जल्दी खत्म नहीं होती, ये बहुत दिन लगता है इसको खत्म होने में। तो इतना, ये उनका अपना एक्सपीरियंस था, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कहीं नहीं की, ये उनका अपना एक्सपीरियंस था। हम लोग घूम करके देखते हैं ना करके, वो बोले। तो इस तरह की बातें वो बता रहे थे। तो एक सेकंड, हमारे अर्थक्वेक आ रहा है। एनीवेज, तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं। अब जैसे इन बुजुर्ग को तो हमने सुन लिया जो नोमैडिक लाइफ फॉलो करते हैं, लेकिन दूसरा और एक कम्युनिटी ये है, या फिर हमारे अगर मुंडारी में, संथाली में, हो में, हमारे गानों में ये रिफ्लेक्ट होता है कि जब एक महामारी आई थी तब दिन कैसे गुजरता था। मुझे वो गाना तो याद नहीं है, बहुत मुश्किल से एक ही गाना मिला था कि लेकिन वो गाना में रिफ्लेक्ट कर रहा था कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, लोग पानी की तरह जा रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा डेथ हो रही थी उस समय कि लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के बोल उस गाने में दिखते हैं, बोले जाते हैं। हालांकि ये गाने बहुत फ्रिक्वेंट नहीं गाए जाते हैं अखड़ा में भी। अगर हम, आज तक मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 30-40 सालों में मैंने कभी इस तरह के गाने नहीं सुने। तो एक तरह से कहना चाहिए कि उसको अपशकुन के जैसा ही उस समय वो गाने को बना दिया गया, लेकिन कभी उसको अखड़ा में गाया नहीं गया, क्योंकि आपके वो खराब दिनों को रिमाइंड कराता है। कैसे मेरी माँ पानी में पत्थर उबाल करके छोड़ दिया करती थी। उस गाने के बोल ऐसे हैं, ताकि मुझे लगे कि वहाँ कुछ खाना पक रहा है, इस उम्मीद में मेरा एक पूरा एक दिन गुजर जाता था। और एक मुट्ठी चावल के माड़, जो पानी होता है पकने के बाद, उस पानी को पी करके हम 4 भाई कैसे रहे और मेरी माँ रोती रही। इस तरह के गाने के बोल उसमें झलकते हैं। बहुत कम, जैसे मुरारी की अगर मैं बात करूँ तो जगदीश त्रिगुणायत की किताब जो है बांसुरी बज रही है, या फिर मुंडारी लोक कथाएं, उस सब किताबों में भी इन गानों की चर्चा नहीं है। हमारे एक दूर दराज भाई हैं, मैंने ऐसी बात से पूछा कि क्या उस समय का कुछ भी हमारे पास में कोई गाना है तो जिससे पता चले कि उस समय कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे। क्योंकि हॉस्पिटल भी नहीं हुआ करता था। एक गांव के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर है, वो कितना हेल्प कर पाते थे उसको। तो उन्होंने बस एक गाने के बारे में बोला कि मैं बहुत छोटा था और उस समय ये गाना मैंने सुना। तो इस तरह के गानों में एक दर्द छलकता है जब आप कहते हैं कि लोगों की जिंदगी पानी की तरह बह रही है। बहुत बहुत बड़ी बात है कि आज मुझे नहीं पता कि आज के युवा या फिर आज के लोग आज के समय के गानों में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं या नहीं। ऑफ कोर्स कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक मेरी नज़र में नहीं आया कि आप आज कैसे देखते हैं लोगों को, कैसे अपने आप को बंद करते हुए देखते हैं।
जो लोग पैदल चल के आए उनके लिए तो गाने बन गए हैं। जो लोग इतने हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चल के आए, आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे ये सब हो सकता है। हम यहाँ से आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी आप चलने बोलो तो हम लोग को सोचना पड़ेगा, लेकिन उतना सामान ढो करके क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जिंदगी रहे, जिंदा रहे। अगर हम अपने गाँव तक, अपने घरों तक लौट जाएंगे तो शायद हम जिंदा रह सकते। ये इस उम्मीद में वो लोग आए। और यहाँ कम्युनिटी का रिस्पांस कैसा था जब वो वापस आए? तो एक बहुत बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग उन्होंने अपना बना के रखा था। ये जो गांव के जो मुंडा थे या फिर गांव के जो मांकी थे, उन्होंने बोला, बहुत अच्छे से पोलाइटली ही उनसे बात की कि आप लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज के समय में चूंकि हमारा जो अपना जो सिस्टम है वो बिल्कुल धूमिल हो गया है, हमें नहीं पता कि इस बीमारी को हमें कैसे टैकल करना है, कैसे देखना है, क्या करना है, हमें नहीं पता। इसलिए जैसा आज का मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जिस तरह का हमें बात बता रहा है, हमें वो सब फॉलो करना है। तो लोगों को गांव में घुसने से पहले ही रोक लिया गया, बोला गया कि गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ है या फिर गांव के बाहर में जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे रहिए। ये किसी प्रशासन के डर से ऐसा कर रहे हैं ये नहीं बात थी। यहाँ थी बात कि पूरे कम्युनिटी की सुरक्षा की बात थी, और इतना अंडरस्टैंडिंग लोगों ने दिखाया, और किसी तरह की कोई डिस्प्यूट भी नहीं देखने को मिला कि लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत आराम से, शांति से। या तो तब अगर हम अपने आप को इस जगह पे डाल करके देखेंगे कि हम हजारों किलोमीटर चल करके जैसे तैसे घर पहुंच रहे हैं, हमें अपने घर घुसने भी नहीं दिया जा रहा, तो थोड़ा सा गुस्सा तो जरूर आएगा कि हम अपने ही घर से बेदखल हो गए क्या, इस तरह का। लेकिन लोगों ने इस बात को समझा और बहुत अच्छे से समझाया भी। ये तुम्हारी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा, पूरे गांव की सुरक्षा, पूरी कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो बात को मान लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह सारा सिस्टम बहुत स्मूथ से अगर जा रहा है तो उसमें कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप कैसे सभी बातों को बड़ा शांति से होने दे रहे हैं, करने दे रहे हैं। जब अगर नहीं चाहेगा कम्युनिटी तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो ये दोनों के साथ के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे रिस्पॉन्सेस। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो सबसे बेस्ट खाना है या फिर पौष्टिक फूड है वो हम बनवा करके आपको भेजेंगे। तो उन्होंने सारा वो जितना भी साग वगैरह मिला करके या फिर जो भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने वो सूप बना करके वो पिलाते थे लोगों को कि हाँ इसमें आपको शरीर को गर्मी मिलेगी। तो उनका अपना एक सिस्टम था कि ऐसा नहीं कि आप काढ़ा ही बना करके पियो, जो गवर्नमेंट बोल रही है वही करो, वैसा नहीं। तो वहाँ अपना उनका अल्टरेशन था, वहाँ अपना अपना रिस्पॉन्स था, अपने नॉलेज के हिसाब से उन्होंने अपना वो काम किया। तो ऐसे बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिस है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, पूरे जितने भारत के जितने भी कम्युनिटीज हैं, इस तरह की बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिसको हमको लगता है कि आज मानने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मेरा समय ख़त्म हो गया है। मैं अपने वक्तव्य को यहीं अंत करूँगी और जिरन जी से गुजारिश करूँगी कि मुझे अनुमति दे दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को फिर से। आशा करती हूँ कि आपका पूरा दिन और ये साल अच्छे से गुजरे। पूरे टीम को फिर से जोहार। धन्यवाद। धन्यवाद मीनाक्षी जी। एक दो सवाल हैं आपके लिए। मैं अनिल उरांव जी से अनुरोध करूंगा कि पहले आप मीनाक्षी जी से सवाल पूछ लीजिए। सुदर्शन सावरा का मैं सवाल देखता। अनिल, यू कैन टेक ओवर। या थैंक यू जिरन, थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी। मैं अनिल उरांव एंड अदर पैनलिस्ट सबको बहुत बहुत जोहार। एंड जितने भी आज वेबिनार में जुड़े हुए साथी हैं सबको बहुत बहुत जोहार मेरी ओर से।
मैडम, मैं प्रश्न उत्तर कार्यक्रम की तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहले एक प्रश्न आया है पूनम चौधरी जी से। उन्होंने एक प्रश्न किया, हाउ हैज द कोविड-19 अफेक्टेड आवर ट्राइबल पीपल्स लाइफ। अपनी विचार डालिए। अच्छा, एक 1 by 1 या फिर अभी एक ही क्वेश्चन है? मैडम एक क्वेश्चन है। अच्छा, किनका क्वेश्चन है ये? किन्होंने पूछा? पूनम चौधरी। पूनम जी, मैंने अपने बात में शायद इस बात को ऑलरेडी रखा, लेकिन फिर से मैं बात करना चाहूँगी। ओके, ट्राइबल कम्युनिटी में मैंने वैसे ही बोला था कि बहुत सारे वेराइटीज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि अलग अलग लाइफस्टाइल में रहती हैं। जो नोमैडिक लाइफ में है उनको तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि वो डेली वेज पे ही रहते हैं, कुछ इंटरटेन करके लोगों को अर्न करते हैं, वो कमाते खाते हैं। जो लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर में रहे उनके लिए रहते हैं, उनके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्टेड वो कम्युनिटी नहीं हुई, क्योंकि उनके पास एटलीस्ट एक लाइफ स्टॉक हुआ है जो कि साल भर के लिए कोई चिंता की बात नहीं है जिनके पास में। लेकिन जो लोग घूम घूम करके कमाते हैं, जो लोग बाहर काम करते हैं, डेली वेज पे काम करते हैं, जो लोग एज ए डोमेस्टिक वर्कर्स बाहर मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, लेबर हैं, उनको तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग फेज आया, क्योंकि इकोनॉमी उनकी पूरी ठप हो गई। आगे क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह की सिचुएशन होगी, अभी इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। गवर्नमेंट के कोई रूल अभी क्लियर नहीं है कि आपको जॉब कहाँ मिलेंगे। तो ये अभी वैक्यूम में है कहना चाहिए, अभी इसका कोई सॉल्यूशन अभी दिखता नहीं है। तो ऑफ कोर्स एक कम्युनिटी जिनके पास में पूरे साल भर का कोई स्टॉक नहीं है, जो टोटली डिपेंड करते हैं डेली अर्निंग पे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उनके लाइफ के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये। और अभी कहना चाहिए कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तब भी एक अलग तरह का चैलेंज आएगा मार्केट में, क्योंकि आपकी इकोनॉमी पूरी क्रैश हो गई है। आपको डेली वेज में किस तरह के पैसे मिलेंगे, कैसे औने पौने दामों में लोगों को हायर किया जाएगा। तो एक एक्सप्लॉयटेशन कहना चाहिए, हायर लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का एक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की बातें भी होंगी उस समय। और ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फिर पीक पर भी जा सकता है। तो अभी से बड़ा चैलेंज जब लॉकडाउन खुलेगा उस समय है। अभी तो जीने का सवाल है, बाद में जीने खाने का भी सवाल होगा, रोजी रोटी सबका सवाल होगा। तो मेरा ये रिस्पॉन्स है। थैंक यू। थैंक यू मैडम। एक सवाल जो कि सुदर्शन सावरा जी ने रखा है कि ड्यूरिंग कोविड-19 में हमारे जो मानकी मुंडा, जो हमारे ग्राम व्यवस्था के बड़े सशक्त पिलर हैं, उनका जिम्मेदारी कैसा रहा इस बीमारी से या इस महामारी से कम्युनिटी को बचाने में? आपका नजरिया इसमें जी। अभी आज के समय में जितने भी मुंडा मानकी और पार्षद कहना चाहिए, जितने भी मुखिया हैं, उन लोगों के साथ में गवर्नमेंट बैठी। पहले तो एक काउंसिल सेशन भी हुआ और उनको समझाया गया कि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, या फिर उनको एजुकेट किया गया इस समय में। उनका अपना ट्रेडिशनल नॉलेज तो काम किया ही, साथ साथ में ये भी उनको समझाया गया कि ये इस बीमारी के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, जो भी कैसे आता है, किस तरह से, किस माध्यम से आ सकता है, जिसके बारे में अभी खोज चल ही रही है। तो जितना हम जानते हैं आप उस जानकारी के बेसिस पे हमारा साथ दें, इस तरह की बात रखी गई थी। और यहाँ पे मुंडा मानकी जितने भी ट्रेडिशनल हेड हैं, उन्होंने इसका साथ दिया। और जो भी लोग आते थे या फिर किसी का बीमारी का कुछ सिम्टम्स दिखता था या फिर कुछ माइनर भी फीवर भी आ गया, तो वो तुरंत इन्फॉर्म करते थे कि फला आदमी को इस तरह की परेशानी हो रही है। तो प्रशासन आकर के फिर उसे देखती थी, क्योंकि ये डर गांव के हर लेवल में पहुंच गया था कि अगर ये बीमारी गांवों तक पहुंच गई तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे पास वो मेडिकल फैसिलिटीज उतनी ज़्यादा नहीं है, वो मैन पावर उतना ज़्यादा नहीं है। तो प्रिकॉशन ही बेस्ट है। इस तरह से उन्होंने भी बहुत समझदारी से प्रशासन का साथ दिया और लोगों को अवेयर भी किया और अपने लेवल पे बहुत लोगों को बताया भी, बाजारों में जा कर के, नुक्कड़ में जा कर के, मोहल्ले में जा कर के
तो ये सब उनका उनका बहुत बड़ा इस पे रोल रहा, कहना चाहिए। जी धन्यवाद मैडम। इस पे हम लोग देवगन जी का भी हम लोग व्यू लेते, बिकॉज ही वॉज वेरी एक्टिव जहाँ तक हमारे जानकारी था। हाँ, बट मैंने बिकॉज सुना। जी समा हम लोग से टेक्नोलॉजिकली अच्छा जुड़ नहीं पा रहे, तो इसीलिए उनसे वो प्रश्न हम जी अनिल नरेश ज्वाइन कर लिए हैं आप, उनसे अच्छा सवाल। हाँ नरेश जी, आपका विचार हम लोग जानना चाहेंगे इस प्रश्न पे कि हमारे मानकी मुंडा या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे रहे, उन्होंने कैसे इस समय में इसकी रिस्पॉन्स को, जिम्मेदारी को कैसे लिया अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए। जोहार सबिन को प्यूर जीवन से जोहार। जोहार जोहार। मैं जोहार, मुझसे प्रश्न पूछा गया है कि कोल्हान क्षेत्र में मुंडा मान की व्यवस्था के तहत इस क्षेत्र में कोरोना वायरस जैसे विषाणु से कोल्हान की जनता ने किस तरह से लड़ाई किया है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि सरकार ने आह्वान किया था तमाम सरकारी पदाधिकारियों को और कॉर्पोरेट जगत को और समाजसेवी संस्थाओं को, तो इस आधार पर कोल्हान में हम सभी संस्था के लोग ने एक मत से जुड़ करके और इस दुख की घड़ी में कोरोना वायरस जैसे जीवाणु से लड़ने के लिए हमने एक कॉर्पोरेट जगत टाटा स्टील फाउंडेशन को भी आह्वान किया कि आप इस संदर्भ में, खाद्यान्न के संदर्भ में पूरे क्षेत्र में, चूंकि पलायन और सारे कल कारखाने और सारे क्रियाकलाप बंद हो चुके हैं, सब अपने अपने कमरों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने गाँव में बंद हो चुके हैं और सारा प्रकार का काम बंद हो चुका है। इस तरह से ऐसी स्थिति में लोग खाने के लिए लाले पड़ रहे थे, तो हमने मुंडा मान की जो कोल्हान की धरती में अपने आप में परंपरागत एक स्वशासन संस्था है, जो जिस संस्था को कोल्हान में मुंडा मान की प्रथा को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने पहचाना था 1837 में और उसे मान्यता दिया था, और आजाद भारत के बाद भी इसे संविधान के प्रावधानों के तहत स्वीकृति दी गई है। और ये मुंडा मान की इस क्षेत्र में बहुत मुस्तैद हैं और इनके मदद के बिना इस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हो सकता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम, आप अगर जुड़ी हुए हैं तो मेरा एक जो प्रश्न है जिसको कि सुदर्शन ने रखा था, जब आपने कहा था कि आसुर हमारे जो ट्राइब थे वो बहुत पहले ही लोहा बनाने की तकनीक को जानते थे, तो उसी संबंधित एक प्रश्न है सुदर्शन सावरा जी का। उन्होंने कहा कि क्या जो आज जो पेंडेमिक को हम लोग ने देखा है, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उनको देखना चाहिए कि हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारा जो प्रोसेस तरीका है उसको किस तरह से हम रीमॉडलिंग करें या हम अपने किस तरह का बदलाव लाएं, ताकि हम प्रकृति के साथ में एक सामंजस्य बना के रख सकें। मैडम जी, मेरे ख्याल से कि जितने भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कस्टमरी जितने रिस्पॉन्सेज हैं, उनको वैल्यू देना चाहिए। कस्टमरी प्रैक्टिसेस को, जो गांव के हर गांव में अपना अपना एक कल्चरल प्रैक्टिस होता है, हर कम्युनिटी का अपना एक कल्चरल प्रैक्टिस होता है, उन सबों को वैल्यू देने की ज़रूरत है। अगर हम कहते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज आइसोलेटेड इगैलिटेरियन सोसाइटीज हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं वो आइसोलेशन बहुत हद तक उस पूरी कम्युनिटी को एक तरह से बचा करके रखता था। आज के समय में हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो पॉसिबल हैं, जैसे वो लाइव चिकन को ले जाने की जो मैंने बात रखी अरुणाचल प्रदेश की, तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। अरुणाचल प्रदेश में ही और एक था कि वहाँ एक लीच, बरसात में जो खून चूसने वाला जो लीच होता है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ सड़कों पे फैल जाया करता था। तो वहाँ एक और लोगों में घरों में बतख पालने की परंपरा हुआ करती थी। हर घर में बतख हुआ था, एज ए लाइफ स्टॉक वो रखते थे। तो जो लोग थोड़े शहरों में चले गए तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था वो बतखों को अपने घरों पे पालना, तो उनके घरों में वो देखे कि बहुत ज़्यादा लीच भर गया है घर में, बरसात के समय में आ ही जाता था। तो जाने अनजाने किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में बतख नहीं है क्या? तो उसने बोला कि नहीं, हम तो शहर में रहते हैं, हम ये कहाँ से ये करेंगे। तो बोले कि 2-4 रखो, उसके बाद देखो कि ये कैसे गायब होगा, ये पता भी नहीं चलेगा।
तो ये बहुत ही मतलब नेचुरल सस्टेनेबल कहना चाहिए, बड़ा नेचुरल वे में छोटी छोटी परेशानियों को खत्म करने का एक तरीका था। मेरा ये नहीं कहना है कि आप बिल्कुल उसको मानो, लेकिन आप कुछ ऑल्टरेशन अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, या हर कम्युनिटी करती है। ये बिल्कुल सबको अपना लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर बात अगर पूरी कम्युनिटी को किसी चीज से बचाती है तो उसको मानना चाहिए, ना कि उसको बिल्कुल ही चेंज कर देना चाहिए। जैसे वैक्सीनेशन तो जरूरी है, कुछ कुछ बातें जो कम्युनिटी में होती हैं जो ऑलरेडी वहाँ के लोग जानते हैं, लेकिन जैसे न्यूट्रिशन वाला जो मैंने बोला कि आंगनवाड़ी में न्यूट्रिशन पैकेट दिया जाता है, अगर उस जगह पे बताया जाए कि ट्राइबल सोसाइटी में ऑलरेडी फूड इतना न्यूट्रिशन रिच होता है, उसी को आप प्रमोट कीजिए, तो आपको कोई चीज परचेज नहीं करना होगा, वो वहीं अवेलेबल होगी और वहीं यूटिलाइज होगी, और उसको यूज करने में कुछ ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। अगर आपको ही बोला जाए कि आप आज से ये नहीं खाओ कुछ और खाओ, तो आप भी 2-3 बार सोचेंगे। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन और जो ऑलरेडी है उसको ही प्रमोट करने की जरूरत है, तो लोग पजल्ड नहीं रहेंगे हमारे लोग, और अपनाने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि ये हमारा सोसाइटी का ही पार्ट है, और जो दूसरा ले रहा है और जो जिस नॉलेज को दूसरे लोग बोरो कर रहे हैं और उसके बारे में बता भी रहे हैं कि कितना ये अच्छा है, तो ये करना चाहिए। सिंपल सा एक एग्जांपल और है, जो ऑर्गेनिक राइस की बात करते हैं। एक टाइम ऐसा था कि आप ऑर्गेनिक राइस को छोड़ो, लेकिन बायोलॉजिकली मॉडिफाइड सीड्स की तरफ में आप ज़्यादा इंक्लाइंड थे, क्योंकि आपको प्रोडक्शन बूस्ट करेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आज के टाइम पे वापस फिर आप ऑर्गेनिक राइस की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपको उसमें पता है कि कितना न्यूट्रिशन लोडेड वो ग्रेन है। तो ये ऑलरेडी जो था, आपने उस चीज को पूरी तरह से हटाया एक बार, अब फिर आप उसको बोल रहे हैं कि अच्छा है इसको लो, तो ये डिस्टर्बेंस है कम्युनिटी के लिए। तो कोई भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट कुछ भी आता है तो उसको अच्छे से पढ़ करके रिसर्च करके कम्युनिटी को डिसाइड करने के लिए देना चाहिए। जैसे कि यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन कहता है कि आपको कम्युनिटी को स्टडी करना है, कम्युनिटी को लेट द कम्युनिटी डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर देम और व्हाट इज नॉट। ये डिसीजन का जो सिस्टम है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो है, ये उनका अपना होना चाहिए, ना कि किसी का थोपना चाहिए। तो सवाजी से मैं यही कहूँगी कि कम्युनिटी को डिसाइड करने का हक होना चाहिए, और किसी और को नहीं, और उसका जो अच्छा है उसको सेलेक्ट करके उनको इंटैक्ट करके रखना चाहिए। और ये दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप रिस्पेक्ट करें उनके कल्चर का भी। थैंक यू। थैंक यू मैडम आपके इंसाइट देने के लिए। एंड बहुत सारे प्रश्न हमारे साथियों के हैं, बट हम समय अभाव में सारे प्रश्न का हम लोग उत्तर नहीं ले पाएंगे। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपना प्रश्न रखा है। आप जो भी अपना प्रश्न आप अभी आगे देते आप प्रश्न रखिए, हम लोग यथासंभव उसको बाद में आपको रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। मुझे फेसबुक में भी कनेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जी मैडम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद 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 डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा जी, आपका वक्तव्य वास्तव में हम लोगों को बहुत एनकरेज किया है। थैंक यू सो मच। छोटी छोटी बातों को हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा जीवन स्तर पहले के जैसा बना रहे। हम बहुत ज्यादा रासायनिक हो गए हैं और इनसे हम लोग को बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो आपके इस पूरे वक्तव्य के लिए और हम लोगों के ऊपर अपनी ये कृपा करने के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है, और साथ ही नरेश देवगन जी को भी धन्यवाद देती है। हालांकि टेक्नोलॉजी हम लोगों को जुड़ने में काफी असहयोग किया है, लेकिन फिर भी आपके वक्तव्यों के लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस कार्यक्रम में और एक अगली कड़ी जोड़ना चाहते हैं, जो टाटा स्टील फाउंडेशन एक संवाद नाम की एक कॉन्क्लेव चलाती है, जो पूरे विश्व के आदिवासियों को एक साथ इकट्ठा करने की बात करता है और एक प्लेटफॉर्म बना करके देता है। तो उसी प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग एक ऐसा बैंड
बनाए हैं जो पूरे भारत के अन्य अन्य आदिवासी कम्युनिटीज से आर्टिस्ट इसमें जुड़े हैं, और उनका एक कंपोजिशन है जो अपने आप को ये बताता है कि हमको अपनी आदिवासियत पर, हमारी अपनी सोच पर, हमारी अपनी संस्कृति पर, हमारे अपने गानों पर, अपने वाद्य यंत्रों पर और अपनी जीवन शैली पर पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम संसार के आज के जितने भी बर्निंग इश्यूज हैं उसको मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए लोगों को हमारे इस विश्वास के साथ आगे चलना पड़ेगा, हमारी बातों पर भी विश्वास करना पड़ेगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को केंद्र में रखते हुए एक गाना का कॉम्पोजिशन हुआ है जिसका शीर्षक ही विश्वास है। और इसके रिलीज की उद्घोषणा करने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है पद्मश्री मुकुंद नायक जी को, और हम अगली कड़ी में उनकी बात सुनेंगे और इस विश्वास नामक गाने को रिलीज करने की घोषणा सुनेंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए सुनते हैं पद्मश्री मुकुंद नायक जी को। जोहार। आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं पद्मश्री मुकुंद नायक पूरे दुनिया के आदिवासी मूलवासी देशज लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामना पेश करता हूं। मुझे यह जानकर के अति प्रसन्नता हो रही है कि विश्वास शीर्षक गीत की रचना टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से की गई है। मैं आज विश्वास शीर्षक गीत को रिलीज करने की घोषणा करता हूं। साथ ही रिदम ऑफ द अर्थ और अंकिता टोप्पो को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आदिवासी दिवस जिंदाबाद। जय हिंद, जय झारखंड। अब मैं एक गीत की टुकड़ी आदिवासियों के नाम प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश दुनिया जा जना के जगा, जना के जगा, चला चला रे आदिवासी आगे बढ़ा, चला रे आदिवासी आगे बढ़ा।
हमारे आदिवासियों को आज के विश्व आदिवासी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आपके सामने प्रस्तुत है हमारा वो एल्बम जिसका नाम है विश्वास। हो इरादे विश्वास से भरे तो हम किसी से क्यों डरे। आओ हम सब ये जान ले अपनों की हित है अपने हाथ में। आओ हम सब ये ठान ले जीतेंगे हम ये मान ले। देखेंगे एक नया जहां, होगी जहां खुशियों की बहार। देखेंगे एक नया जहां, होगी जहां एक नई संभार। 칭나이가 칭비단 비리 비탈 칭이 지잘바 리바 리바 자그리 리바 다다 모모 비비렁 깐자케 리바 넉넉던 태행우치 하성어 라사무치 तनबू सिंगारे या दुलाड़ते। But
तो ये था हमारा विश्वास, और इसी विश्वास के साथ हम सब आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आज के इस वेबिनार में हर्षोल्लास के साथ और पूरी की पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने हिस्सा लिया। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों को जाने से पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विश्वास गाना है अभी YouTube में भी लॉन्च हो गया है, और आपको इस चैट बॉक्स में YouTube का वो लिंक थोड़ी देर में मिल जाएगा या मिलने ही वाला है। तो इसके साथ हम सबों को धन्यवाद देते हुए, विशेष करके नरेश देवगम और डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ अपने विचार रखे, अपने भावनाओं को हमारे साथ शेयर किया और हम लोगों को अनुभूत किया। और इसी के साथ मैं आप सबों को विश्व आदिवासी दिवस की फिर से शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद कहता हूं। जोहार, जोतो को, सनम को, सबन को जोहार।